हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और ये डेफिनेटली 10th में और 12th में दोनों में आता ही है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके, सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इसमें तीन अलग अलग लॉ आते हैं, रूल्स आते हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है। फर्स्ट आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये तीन अलग अलग लॉ हम लोग आज समझने वाले हैं शॉर्ट एंड स्वीटली, बहुत लॉन्ग लास्टिंग खींचने नहीं वाले हैं, शॉर्टली समझने का ट्राई करेंगे। सही है, एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट विल गो विथ, पहला लिखता हूं यहां पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही होगा सच, बट फिर से एक बार अच्छी तरीके से इसको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, तो उसमें एग्जांपल्स लिए थे हमने। लेट्स वन सेकंड लेते हैं, हाइट ऑफ स्टेम। क्या लिया हमने? हाइट ऑफ स्टेम। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कैरेक्टर। ओके, और इसके लिए दो अलग अलग ट्रेट्स हमने लिए थे, एक लिया था हमने टॉल और एक लिया था हमने ड्वार्फ। सही है, ये से दो अलग अलग क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए, राइट। अब ये ट्रेट्स को डिनोट करने वाले क्या थे? अलग अलग एलिल्स से। जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए क्या था? स्मॉल टी। ठीक है, और इसी को हमने क्या करा था? क्रॉस करवाया था, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल टी जब क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, तो जितनी भी प्रोजेनिस हमें मिलेगी वो क्या मिली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस एलिल। क्या बोलेंगे इसको? हेटेरोजाइगस एलिल। और हेटेरोजाइगस एलिल में जो कैपिटल से डिनोट करते हैं वो ऑलवेज होता है डोमिनेंट, और जो स्मॉल से डिनोट करते हैं वो ऑलवेज होता है रिसेसिव। सही है, डोमिनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करवाने की, फिनोटाइप में दिखाने की। ओके, और रिसेसिव एलिल जो होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करवाने वाला, मतलब दिखाने वाला। सही है, मतलब कि जीनोटाइप में तो दोनों दिखते हैं, जीनोटाइप में आपको दोनों दिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको जीनोटाइप में दिख जाएंगे। लेकिन जब इसका फिनोटाइप आएगा, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस जो हम लोग देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, राइट, उसमें ऑलवेज क्या आएगा? यहां पे टॉल आएगा। क्या आएगा? टॉल आएगा। टॉल क्यों आएगा? बिकॉज यहां पे कैपिटल टी क्या था आपका? डोमिनेंट, और डोमिनेंट एलिल क्या था? बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, एक्टिव था, पोटेंशियल था खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करवाने के लिए। सही है, तो जब कभी कोई भी पेयर ऑफ एलिल हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगी, उसमें ऑलवेज जो डोमिनेंट एलिल रहेगा वही क्या करेगा? डेफिनेटली डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर, और वो खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करवाएगा। तो यही आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप यू गॉट दिस। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है सच, इसलिए चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। दिवाली भी चल रही है, आपको पता ही है दिवाली चल रही है ना, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन फिर भी मैं, पता नहीं एक कीड़ा कहाँ से आ गया है पढ़ाने वाला मेरे अंदर, क्योंकि डेली रूटीन में पढ़ाता रहता हूँ तो वो आदत बन गई है, तो उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसा है ना। फिर देखो यहाँ पे लाइक कुछ भी हो, पसीना हो, गर्मी हो, जो भी हो, लेकिन एक पैशनेट जो पैशन होता है ना, वो छोड़ता नहीं है पीछा। ओके, लेट इट बी। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसा उसको बोलते हैं। डेफिनेटली इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। देखो, सिंपल सी कहानी है। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सेपरेट करना, सेपरेट आउट होना। ये सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट? सही है। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या रहेगा? डेफिनेटली इसमें भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन मैं ऊपर बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है और उसमें भी जो पेयर ऑफ एलिल होती है, और पेयर ऑफ एलिल में से जब गैमेट्स बनते हैं, ओके, तो गैमेट्स प्योर बनते हैं। सिर्फ सुन लो, पहले मैं बताता हूं बाद में एग्जांपल के साथ। पेयर ऑफ एलिल में जब गैमेट्स बनते हैं वो सेपरेटली बनते हैं, मतलब सेपरेट आउट होते हैं प्योर फॉर्म में, ओके, और उसके बाद भी जब उसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो वो सेपरेटली क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, विदाउट एनी मिक्सिंग। क्लियर है? तो चलो ये हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करते हैं किस तरीके से है। कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डेफिनेटली। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। मैंने ले लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सही है। नाउ यहाँ पे
पहले क्या बनता है, पॉसिबल गैमेट्स बनते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही। तो यहां पे पॉसिबल गैमेट में बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहां पे बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखो ये इसका क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, किसका, एलिल्स का। ये पेयर ऑफ एलिल जो था उसमें से उसने जब गैमेट बनाया तो उसने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर दिया, मतलब खुद को अच्छी तरीके से क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, ये बोल सकते हैं। सही है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे बढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं अभी कि जब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे, जब मतलब प्यूनेट स्क्वायर जब मैंने निकाला इसका, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो प्यूनेट स्क्वायर में जब इसको बनाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब ये आया तो उसने इंडिपेंडेंटली क्या किया, पैर बनाई, जितने भी गैमेट्स थे उसने क्या किया, इंडिपेंडेंटली पैर बनाई, उस तरीके से क्या किया, मतलब पैर का ये बना दिया, क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस एलील बना दिया। देखो यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस एलील उसने इंडिपेंडेंटली बनाया है। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं। जब कभी हम लोग F1 जनरेशन में दोनों को क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट, उसके पहले क्या बने, पॉसिबल गैमेट बने। तो पॉसिबल गैमेट ने खुद को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया अच्छी तरीके से, ओके। और वही गैमेट ने जब ऑफस्प्रिंग बनाया, क्या बनाया, 4 ऑफस्प्रिंग बनाया, तो उसने इंडिपेंडेंटली ज्वाइन भी किया विदाउट एनी मिक्सिंग। उसने इंडिपेंडेंटली क्या किया, खुद के साथ दूसरे किसी गैमेट को इजीली ज्वाइन भी कर लिया। सही है। अब उसी का जब हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, मतलब सेल्फ क्रॉस करेंगे, लेट से ये दोनों का सेल्फ क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी जब ये आया, ओके, तो इसमें से भी गैमेट्स प्योरली बने। देखो कैपिटल टी अलग बना, स्मॉल टी अलग बन गया, यहां भी वैसे ही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो यहां भी क्या था कि पेयर ऑफ एलिल जो था उसमें दोनों के दोनों एलिल एक साथ खड़े तो है, लेकिन वो विदाउट एनी मिक्सिंग प्योर फॉर्म में खड़े हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों के दोनों एलिल क्या है, प्योर फॉर्म में खड़े हैं विदाउट एनी मिक्सिंग। क्योंकि जब गैमेट्स बनाने की बारी आती है तो ये अपना गैमेट्स इंडिपेंडेंटली प्योर फॉर्म में बना सकते हैं अपने अनुसार, अपने हिसाब से। क्लियर है। और जब कभी ऑफस्प्रिंग बनाने की बात आती है क्रॉस करने के बाद, तो यहां पे वो ऑफस्प्रिंग भी अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो यहां पे वो अपने ही हिसाब से ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, जैसा उसको जॉइंट होना है वैसे ही वो जॉइंट यहां पे होते हैं। सही है। तो देखो यहां पे ये अलग बन गया ऑफस्प्रिंग डिफरेंट गैमेट के साथ, सॉरी डिफरेंट जीनोटाइप के साथ, यहां पे डिफरेंट जीनोटाइप, यहां पे डिफरेंट जीनोटाइप। सही है। तो कुल मिला के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब एक पेयर ऑफ एलिल होता है, इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब पेयर ऑफ एलिल होता है तो पेयर ऑफ एलिल जो होता है वो दिखता तो साथ में है, बराबर है, मतलब अपने को लगता है कि वो मिक्स हो गए, मिक्स नहीं हुए, वो प्योर फॉर्म में ही वहां पे खड़े हैं, प्योर फॉर्म में ही वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। और जब कभी गैमेट्स बनाने की बारी आती है तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं अच्छी तरीके से विदाउट एनी मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग था ही नहीं, प्योर फॉर्म में थे, तो अच्छे से उसने गैमेट बना लिया। और जब कभी ऑफस्प्रिंग बनाने की बारी आती है तो ऑफस्प्रिंग भी अपने हिसाब से इजीली किसी भी गैमेट के साथ ज्वाइंट होकर बनाते हैं। सही है। यही आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बस और कुछ नहीं है, जिसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे आगे होता है क्या। चलो अभी का जो लॉ है वो थोड़ा समझना ध्यान से, अच्छे से, इजी है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली एसोर्ट होना मतलब क्या, सेपरेट होना। ये समझ में आ रहा है कि जो भी यू कैन से एलिल्स है या पेयर ऑफ एलिल्स है वो इंडिपेंडेंटली एसोर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अलग हो रहे हैं, ओके। यहां पे हम लोग लेंगे एग्जांपल किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का, जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें हमने कैरेक्टर कौन से लिए थे, जिसमें हमने लिया था शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ओके। और ये दोनों कैरेक्टर में ट्रेट्स हमने 4 अलग अलग लिए थे, तो बस उसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब ये सीड कैसा है, ये सीड कैसा है, राउंड इन येलो, बराबर है। और ये सीड कैसा है, व्रिंकल इन ग्रीन, ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्योंकि आपने डायहाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी पढ़ रखा है। नाउ इसमें क्या होता है कि जब कभी देखो यहां पे 2 अलग अलग पेयर ऑफ एलिल्स है, आपको ध्यान से अगर दिख रहा होगा
तो ये सिंगल पैर ऑफ एलिल है और ये दूसरी पैर ऑफ एलिल है। उसी तरीके से यहां पे भी क्या है, दो अलग अलग पैर ऑफ एलिल है। ओके, जब कभी डायहाइब्रिड क्रॉस में ये पैर ऑफ एलिल जो होती है उसे गैमेट्स बनाने हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है? पैर ऑफ एलिल वो यू कैन से हाइब्रिड नहीं है, मिक्स नहीं है और इंटरैक्टिव नहीं है, इंटरेक्शन उनका हुआ नहीं है और वो प्योर फॉर्म में ही वहां पे खड़े हैं। और जब कभी उनको गैमेट्स बनाना है तो एक पेयर ऑफ एलिल दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा और दूसरा पहले पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा अपने गैमेट्स और आगे ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। सही है? जैसे यहां पे गैमेट्स क्या बन जाएंगे, जैसे आपको बताइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। सही है? तो यहां पे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, ये आपने देखा होगा अपने गैमेट्स बनाने के लिए। यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां पे ये पेयर ऑफ एलिल की डिपेंडेंसी ये पेयर पे नहीं है, उन्होंने इंडिविजुअली अपने हिसाब से गैमेट्स बना लिए, राइट। और जब कभी उनको ऑफस्प्रिंग भी बनाने हैं तो जैसे यहां पे प्यूनेट स्क्वायर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है, जब ऑफस्प्रिंग भी बनाने हैं तो भी वो इंडिविजुअली जो गैमेट्स बने हैं वो अपने हिसाब से मिक्स होते हैं, अपने हिसाब से मिक्स होते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। जैसे यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चारों पे वही बन जाएगा, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहां पे भी किसी ने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी है, अपने हिसाब से गैमेट्स ज्वाइंट हुए हैं और अपने हिसाब से गैमेट्स ने क्या करा है, अपने ऑफस्प्रिंग बनाए हैं। ये हो गया आपका F1 जनरेशन, किसका? डायहाइब्रिड क्रॉस का। सही है? उसी तरीके से जब F1 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग सेल्फ करवाएंगे, सेल्फिंग मतलब इसका क्रॉस करेंगे लेट्स से इसके साथ, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या होने वाला है। यहां पे लेट्स यहां पे लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ सेम। तो यहां पे भी देखो दो अलग अलग पेयर ऑफ एलिल हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, ये सिंगल पेयर ऑफ एलिल है और ये सेकंड पेयर ऑफ एलिल है। तो ये दोनों की दोनों पेयर ऑफ एलिल जो है ये हो गया आपका F2 जनरेशन। कौन सा हो गया है? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस में भी दोनों एलिल जो है वो एक दूसरे मतलब पेयर ऑफ एलिल जो है डेफिनेटली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं अपने गैमेट्स बनाने के लिए। ये आपको दिखेगा, फिर से देखो, they do not depend on each other for their gamete formation, क्योंकि वो वहां पे प्योर फॉर्म में खड़ा है, वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, वहां पे कोई मिक्सिंग नहीं है। सही है? तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो यहां पे चार अलग अलग गैमेट्स बने हैं और चारों अलग अलग गैमेट्स अपने हिसाब से बने हैं। सही है? और यहां पे भी सेम बन जाएगा, यही चार गैमेट्स यहां भी बनने वाले हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट। और जब इसका हम लोग प्यूनेट स्क्वायर में निकालेंगे और ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो जो इसका आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो वो भी कहीं ना कहीं क्या आता है, 9:3:2 3:2 3:1। ये भी आपको ऑलरेडी पता ही है बिकॉज आपने डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन पढ़ रखा है ना। उसमें भी अगर आप देखो, मतलब ये देखो फिनोटाइपिक रेशियो किसका है, जब F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग बने उसकी प्रोबेबिलिटीज है। उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 9 था ये क्या था, राउंड इन येलो, 3 क्या था, राउंड एंड ग्रीन, उसके बाद ये 3 क्या था, व्रिंकल्ड येलो, ये क्या था, व्रिंकल्ड ग्रीन। तो ये चारों की चारों प्रोबेबिलिटी भी अपने हिसाब से बनी है। ओके, उस पे भी किसी पेयर ऑफ एलिल ने किसी और पेयर ऑफ एलिल पे डिपेंडेंसी नहीं रखी है ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए भी, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं, किसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है, वो अपने हिसाब से गैमेट्स बनाएंगे, अपने हिसाब से ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और अपने हिसाब से अलग अलग प्रोबेबिलिटी देंगे। सही है? तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो ये तीन अलग अलग लॉ थे मेंडल के, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। ऐसे डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप 12th में जाओगे जेनेटिक्स पढ़ोगे गेट टू नो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। यहाँ पे को डोमिनेंस है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, तल गेट टू नो। बट 10th लेवल पे ये तीनों जो चीजें हैं आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो विथ एक स्टेटमेंट, मतलब एक सेंटेंस लिखना है प्रॉपरली कि लॉ क्या बोलता है क्या दिखाता है, और एक एग्जांपल देके आपको उसको समझाना है, बस और कुछ नहीं करना है। सही है? चलो, आई होप यू गॉट दिस। डेफिनेटली इसका आपको ये मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा विथ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना प्लीज आप लोग बताइए और प्लीज शेयर करिए यार, डेफिनेटली, है ना, क्योंकि ये बहुत मुझे हेल्प करेगा शेयर करने वाला। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।